गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन एजुकेशन सेंटर में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम सभी BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950 तक इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम लेकर के आ गए हैं। इन सारे क्वेश्चन पेपर को आप लिख लीजिए या इनको पढ़ लीजिए, ताकि ये आपके लिए एग्ज़ाम के पैटर्न से अगर बात करूँ तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए। BAG सेकंड ईयर में जिसके पास भी हिस्ट्री है, उसमें BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950 यानी फोर्थ सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं सेकंड ईयर में। इन सारे क्वेश्चनों को आप कर लीजिए, चाहे आपको जून में एग्ज़ाम देना है, चाहे आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना, दोनों एग्ज़ाम देने के लिए आपके एक क्वेश्चन रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप सुनिए और इनको लिख भी सकते हैं और इनको लिखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आप उनकी प्रिपरेशन कीजिए, और हमारी कक्षाओं में ज्वाइन करने के लिए आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको मैं ज़्यादा बेहतर आपको पढ़ा सकूं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। औपनिवेशिक भारत में यानी अगर हम चर्चा करें, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न प्रकार की जो भूमि व्यवस्थाएं थी उनका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न प्रकार की जो भूमि व्यवस्थाएं थी उनका क्या करना है, हमें वर्णन करता है। जैसे भूमि व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी, जैसे हम बात करते थे कि वहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है और अस्थाई बंदोबस्त वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर आपको जो पूछा गया चैप्टर नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। यह आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो रहा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था उसके बारे में चर्चा की जा रही। तो आपका चैप्टर नंबर 11 में देखने को मिलेगा। उन्होंने महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन जिसको चलाया था 1942 में, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसकी कहीं कहीं आपको लिखना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन 20 नंबर के ही हैं और 20 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप इनकी प्रिपरेशन करिए और इनकी तैयारी करने का प्रयास कीजिए। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। ये भी उसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 से ही पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही। ये क्वेश्चन आपके लिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये चैप्टर नंबर 11 में देखने को मिलेगा, जिसे आप जुड़वा आंदोलन भी बोला जाता है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का जो खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास, 1919 1920, और जबकि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक रहा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट। जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसकी यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। ये आपको चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 में देखने को रहेगा। नेहरू रिपोर्ट चैप्टर नंबर 12 से है। अगला जो है, धन की निकासी। देखो, जब यहाँ पर उपनिवेशिक भारत में अगर हम बात करें, जिस तरह से यहाँ से धन की निकासी हो रही, धन की निकासी जब वो आपको कहीं कहीं इसमें लिखना पड़ेगा। और धन की निकासी वाला जो चैप्टर है वो आपको कहीं कहीं आर्थिक प्रभाव यानी जो चैप्टर नंबर 8वां है, चैप्टर नंबर 8 में आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रोलर एक्ट अधिनियम क्या था। रोलर एक्ट जो क्वेश्चन है उसको भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो रोलर एक्ट क्या था और रोलर एक्ट क्या है, इसके बारे में बेहतर अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसको भी आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा ही बनी हुई। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या था जो महात्मा गांधी ने किया था 1931 में। जो दांडी मार्च है 12 मार्च 1931 को, जो उन्होंने किस आंदोलन के तहत की, जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं कहीं दांडी मार्च मिल जाएगा। तो ठीक है, तो सविनय अवज्ञा यानी चैप्टर नंबर 11 में आपको देखने को मिलेगा दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में वहाँ पर चर्चा की है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करिए और इसकी आप प्रिपरेशन जरूर कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा। इसने भारत पर अंग्रेजी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया, यानी 1857 का जो विद्रोह था वो क्यों असफल रहा और उसने भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियों को किस प्रकार, यानी 1857 की जो क्रांति होती है उसका फेलियर क्यों वो असफल ना, उसके कारणों की कहीं की आपको चर्चा करनी है और चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों पर टिप्पणी, यानी 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार हुए थे, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए थे, उन पर क्या करना है, उन आंदोलनों पर आपको टिप्पणी लिख ली। और चैप्टर नंबर वो जो रहेगा आपके लिए चैप्टर नंबर 9 रहेगा। चैप्टर नंबर 9 में आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनौद्योगिकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। एक आपको चैप्टर नंबर की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर आपको 10 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला अनौद्योगिकरण क्या था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनौद्योगिकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर करिए। जो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1857 की विद्रोह के परिणाम क्या थे। 1857 की जो क्रांति होती है उसके परिणाम क्या निकले, जैसे उसके राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, सैनिक कारण और तात्कालिक परिणाम। इन सारे जो कारण थे, इन सारे जो रीजन थे, इन रीजनों को लिखना। सारे क्वेश्चन 20 नंबर के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले, इस क्वेश्चन को आप बेहतर और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वैसे मोस्टली मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों को क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको वहाँ पर ज़्यादा बता सकूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 1857 के विद्रोह के कारणों के भी वही क्वेश्चन आ गया दोबारा दोस्तों, कि कहीं 1857 की जो क्रांति होती है उसका परिणाम क्या निकला। तो परिणाम क्या निकला हम कई रूप में देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर जैसे अंग्रेजी शासन तो समाप्त होगा, ब्रिटिश शासन की कहीं कहीं शुरुआत हो जाती। कहीं कहीं अब पहले जो यहाँ पर शासन कर रही थी कंपनी शासन करते, लेकिन अब कंपनी के शासन को कहीं कहीं समाप्त करके इंग्लैंड की संसद, यानी भारत के लिए जो कानून कौन बनाता था, इंग्लैंड की, यानी अगर हम बोले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत पर कहीं कहीं शासन कर रही थी, या वो अब कानून बनाती थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन देख लिए, ये भी आपको चैप्टर नंबर 5 में ही देखने को मिलेगा। असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। असहयोग आंदोलन जो क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, जिनमें हमने आपको खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन यानी नो कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, इसको चर्चा की, यानी असहयोग आंदोलन क्या था, इस पर टिप्पणी ली। ये भी आपको चैप्टर नंबर 11 में आपको देखने में। असहयोग आंदोलन आपको 20 नंबर के अकॉर्डिंग इसको याद कीजिएगा, ताकि देखो आप बड़े क्वेश्चन को याद करेंगे तो उसको छोटा बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आपने छोटा याद कर रखा तो उसको बड़ा बनाने में और 4-5 लाइनों में लिखने में, तो वहाँ पर कई प्रकार की क्या हो सकती है, कई प्रकार की दिक्कतों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो असहयोग आंदोलन है उसको 20 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वही डांडी मार्च जिससे हमने चर्चा की, इसको पढ़ें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस प्रकार उसमें डांडी मार्च है और जिस प्रकार पूरा आंदोलन चलता है, जिस प्रकार महात्मा गांधी की अरेस्टिंग होती है इस आंदोलन में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके विभिन्न चरणों का क्या करना है, आपको वर्णन करना। और भी आपको चैप्टर नंबर 11 में ही देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, यानी 1857 की जो क्रांति होती है उसके कारण क्या थे, यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके कारण क्या रहे। यानी 1857 की जैसे उसके हमने बात की, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, इन सारे कारणों को आपको लिखना है और इन सारे कारणों को आपको डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा। यानी अगर मैं बोलूँ तो इनको विस्तार से लिखना है और इन सारे क्वेश्चनों को आप जरूर अटैम्प्ट कर लिख लीजिए। चैप्टर नंबर आपको 5 में देखने को मिलेगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसको जरूर कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अस्थाई बंदोबस्त भूमि व्यवस्था पर एक टिप्पणी, यानी जो अस्थाई बंदोबस्त था वो भूमि व्यवस्था पर, यानी अगर हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त को पढ़ के जरूर जाइएगा, आने के क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर आपको किस में देखना है, चैप्टर नंबर आपको 6 में देखने को मिले। अस्थाई बंदोबस्त जिस प्रकार हमने देखा था कि अंग्रेजी जब यहाँ शासन आया था, 3 प्रकार की बंदोबस्त हमें देखने, पहला क्या था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा क्या था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा क्या था महलवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों बंदोबस्त को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और अच्छी तरीके से इनके प्लस माइनस, इनके फायदे और नुकसान और इसका भारत की कृषि पर या भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उन प्रभाव को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उनको अच्छी तरीके से रीड करके जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास के विभिन्न चरण, यानी भारत में जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी उसके विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है। अरे चैप्टर में आपको अगर हम चर्चा करें तो चैप्टर नंबर ये आपको
8 में देखने को मिलेगा, यानी उपनिवेशिक शासन आपको कहीं के देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में आपको यह देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जो 3 स्थानीय आंदोलन हैं, जैसे चंपारण है, खेड़ा आंदोलन है और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है, तो कहीं के इन भी क्वेश्चनों को आप रिपीट करके और लिख करके जरूर जाइए। यानी चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह को पढ़ लीजिए। और इसमें मैंने दो और बताए हैं, एक तो आपको अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है और खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह बोला जाता है, उस खेड़ा सत्याग्रह को भी आप पढ़ लीजिए। यानी महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 स्थानीय आंदोलनों के बारे में चर्चा कीजिए, यह आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये भी आपको चैप्टर नंबर 11 में ही देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या है, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटिश जो शासन था उसका क्या प्रभाव पड़ा, चाहे कृषि के अकॉर्डिंग पड़ा, चाहे व्यापार के अकॉर्डिंग पड़ा हो, तो कहीं के चाहे उद्योगों के अकॉर्डिंग, वो प्रभाव क्या पड़ा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी चैप्टर नंबर आपको 8 में देखने को मिलेगा। अगली हम बातें भारत में शुरुआत में भारतीय राजनीति पर महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा सत्याग्रह पर टिप्पणी, ये भी आपको चैप्टर नंबर 11 में दे। यानी शुरुआत में महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में क्या भूमिका रही और जिस प्रकार चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कह सकते हैं और अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में जिस प्रकार महात्मा गांधी की भूमिका रही, उस महात्मा गांधी की भूमिका का कहीं कहीं आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ये भी आपको 20 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको याद करना पड़ेगा। ये भी आपको चैप्टर नंबर 11 में ही आपको देखने को मिलेगा। अगली हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अनौद्योगिकरण क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके अनौद्योगिकरण क्या था, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, अनौद्योगिकरण क्या था और इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों जो हमने लिखा है, संप्रदायवाद क्या था भारतीय समाज पर इसके उद्भव की, यानी सांप्रदायिकता क्या है, तो यानी सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी सांप्रदायिकता क्या है, उसके कारण क्या पड़े, सांप्रदायिकता वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर आपको 12 में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 12 से आपको सांप्रदायिकता अच्छे से पढ़ के जानिए, सांप्रदायिकता भारत में कैसा उसका उद्भव हुआ, चैप्टर नंबर 12 में रहेगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न प्रयासों का, यानी भारतीय संविधान सभा ने, यानी संविधान सभा ने अगर हम बात करें संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कौन कौन से प्रयासी और संविधान का मसौदा किस प्रकार से तैयार किया गया, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा और चैप्टर नंबर आपको 13 में देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण और संविधान सभा की संरचना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी कार्यप्रणाली कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, या संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, इनको आपको लिखना पड़ेगा और चैप्टर नंबर आपको 13 में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन का वर्णन कीजिए, यानी आपको चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 में देखने को मिलेगा कि कैबिनेट मिशन क्या थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत का संविधान या संविधान सभा का गठन किया गया था, तो आप उस कैबिनेट मिशन को जरूर पढ़िएगा। कैबिनेट मिशन क्या था, चैप्टर नंबर आपको 12 में देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के उदय एवं विकास के उत्तरदायी, यानी जो भारत में सांप्रदायिकता का उदय होता है उसका विकास क्या होता है, या सांप्रदायिकता के उदय के उत्तरदायी कारण कहते हैं। यानी भारत में अगर भारतीय राजनीति की अगर बात करूँ तो भारतीय राजनीति में जो सांप्रदायिकता थी उसका उदय किस प्रकार हुआ और उसके उत्तरदायी कारण क्या थे, यानी चैप्टर नंबर आपको 12 में देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, मुस्लिम लीग ने जनाधार कैसे प्राप्त किया, यानी ये भी आपको चैप्टर नंबर 12 में ही देखने को मिला सांप्रदायिकता वाले चैप्टर में। यानी जो मुस्लिम लीग होती, जो जिन्ना जिसको ज्वाइन करते हैं और जो कहीं कहीं भारत के बंटवारे के, यानी कहीं कहीं भारत का बंटवारा जो होता है उसका कहीं कहीं कारण बनी, उस मुस्लिम लीग ने कहीं कहीं मुस्लिम जन सामान्य में किस प्रकार जनाधार प्राप्त किया, उसने कैसे प्राप्त। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय का प्रदान, यानी भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद होता है उसके उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। ये भी आपको चैप्टर नंबर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में आपको देखना, चैप्टर नंबर 10 से आपका ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलनों की पद्धति और विस्तार, यानी 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं उनकी पद्धति क्या थी और उनकी विस्तार, यानी 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन क्या थे, उन आंदोलनों की आपको पद्धति और उसका विस्तार के रूप में कहीं कहीं चर्चा करनी पड़ेगी। और ये आपको अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 से आपका ये क्वेश्चन रहेगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, मैसूर और हैदराबाद में राज्य निर्माण की प्रकृति क्या थी। यानी मैसूर और हैदराबाद जो 18वीं शताब्दी में जो दो नए राज्य होते हैं, एक मैसूर और दूसरा हैदराबाद है, इसमें राज्य के निर्माण कैसे, यानी राज्य किस प्रकार आया और इसकी चर्चा करनी है। तो ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिले। चैप्टर नंबर 2 से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या 18वीं सदी एक अंधकार युग था, चर्चा। यानी चैप्टर नंबर आने हमारे पहले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि 18वीं शताब्दी यानी जिस हम 18 सेंचुरी की बात करते हैं, क्या अंधकार की सदी मानी जाती है। क्या भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही थी, भारतीय व्यापार किस तरफ जा रहा था, या कृषि किस तरफ जा रही थी, क्या उसका किसी प्रकार से कुछ पता चला था कि हमारी कृषि व्यापार किस प्रकार रहेगा। क्या 18वीं सदी को एक अंधकार की सदी भारत के लिए मान सकते हैं, इसकी आपको चर्चा करनी पड़ेगी और चैप्टर नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या अस्थाई बंदोबस्त अपने उद्देश्यों में, यानी जो अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं, जो अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेज लेकर के आते हैं, क्या अस्थाई बंदोबस्त था वो कहीं कहीं सफल रहा कि नहीं रहा, ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 में देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन 1857 के विद्रोह क्यों असफल रहा, यानी 1857 का जो विद्रोह होता है उसके असफलता के कारण क्या थे या असफलता के रीजन क्या थे, उनकी चर्चा करनी है। ये भी चैप्टर नंबर आपको 5th में देखने को मिला। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यानी जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो आप इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जरूर पढ़ के जाइएगा। और भी आपको कहीं के अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 में आपको दे, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी जो किसानी जो यानी सीधे सीधे अब इसमें क्या होता है, सरकार सीधे किसान से ही कहीं कहीं राजस्व ले रही थी, तो इसको आपको बताना है। और चैप्टर नंबर इसके लिए रहेगा दोस्तों आपके लिए 6। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की ब्रिटिश विजय 1757 से लेकर 1765 का वर्णन कीजिए, इनमें नवाबों की भूमिका क्या, यानी बंगाल विजय में अगर हम देखें तो नवाबों की भूमिका क्या रही। जैसे इसमें सिराजुद्दौला है, मीर जाफ़र है, मीर कासिम हैं, तो इन लोगों की भूमिका क्या रही इसमें नवाबों की, यानी बंगाल विजय जो थी, बंगाल विजय जो अंग्रेजों विजय, उसमें नवाबों की भूमिका क्या रही। ये आपके लिए चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर नंबर आपको 3rd में इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ के जरूर जाइएगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसी चैप्टर से रहेगा, प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय पर बंगाल के, यानी प्लासी और बक्सर जो होता है, यानी प्लासी और बक्सर की जो लड़ाई होती है उस पर अंग्रेजों की विजय कैसे हुई और बंगाल पर इसके प्रभाव क्या पड़े। प्लासी और बक्सर चैप्टर नंबर आपको 3rd ही रहेगा, उपनिवेश शासन की स्थापना, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय पर बंगाल पर क्या प्रभाव रहा, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला जो प्लासी 1757 और बक्सर जो 1764 में हुई थी उसको जरूर पढ़ के जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई, तो इसको जरूर पढ़ के जाइए। ये भी आपको चैप्टर नंबर 10 में ही देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, और इसमें आप नरम दल और गरम दल का भी वर्णन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल की भूमिका और गरम दल की भूमिका क्या थी, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बना रहेगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आता रहा है, 19वीं शताब्दी में बंगाल विभाजन, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, यानी 19वीं शताब्दी में जो बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी अपनाओ और राष्ट्रीय शिक्षा होती है, उसका वर्णन करना। ये भी आपको चैप्टर नंबर अगर हम चर्चा करें तो चैप्टर नंबर आपको किस में देखना, चैप्टर नंबर 10 से ही आपको कहीं कहीं क्वेश्चन आपको बंगाल का विभाजन कैसे होता और भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद में और जिस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, उसके बारे में आपको कहीं कहीं लिखना पड़ेगा। यानी 19वीं शताब्दी में बंगाल विभाजन क्या था, विभाजन और बहिष्कार और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का वर्णन करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों देख ले, कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित वाद विवाद पर, यानी कांग्रेस की जो उत्पत्ति होती है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया जाता है, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया है उसमें वाद विवाद क्या था, यानी क्या कुछ लोग मानते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों की सपोर्टर है, या कुछ लोग मानते थे नहीं सेफ्टी वल्व के रूप में यूज किया गया है, यानी सुरक्षा उपकरण के रूप में यूज किया है। तो उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति जो हुई थी उसके वाद विवाद संबंधी जो क्वेश्चन है उनको आपको बताना पड़ेगा। तो इस भी ये भी आपको चैप्टर नंबर 10 में ही देखने को मिलेगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18वीं सदी की मुख्य विशेषताएं, यानी 18वीं सदी जो था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, और 18वीं सदी की जो क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखने को मिला। यानी 18वीं सदी की व्याख्या कीजिए, क्या 18वीं सदी अंधकार की सदी थी या 18वीं सदी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इनका वर्णन, ये भी चैप्टर A1 में ही आपको देख। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 18वीं शताब्दी से संबंधित वाद विवाद की, यानी 18वीं शताब्दी से संबंधित जो वाद विवाद हैं उनकी आपको क्या करनी है, चर्चा करनी। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18वीं सदी में सिख धर्म का उदय है, यानी 18वीं सदी में बात करें जिस प्रकार पंजाब का उदय हुआ, पंजाब या सिख धर्म को कह लीजिए, सिख धर्म या सिख राज के उदय कह लीजिए, तो 18वीं सदी में सिख राज का उदय किस प्रकार हुआ, सिख धर्म का उदय किस प्रकार, इसको जरूर पढ़ के जाइए। ये भी आपके लिए चैप्टर नंबर 2 में ही देखने को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18वीं सदी में सिख राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप यानी 18वीं शताब्दी में या सिख राज का उदय किस प्रकार हुआ, चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 में ही देखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की राजनीतिक प्रकृति क्या थी, यानी अंग्रेजों की जीत से पहले जो बंगाल की राजनीति थी वो किस प्रकार थी, उसका वर्णन, ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 में ही देखने को मिला। जिस प्रकार अंग्रेजों ने बक्सर और प्लासी जीता और उसके बाद जिस प्रकार बंगाल की राजनीति में परिवर्तन आया, उससे पहले बंगाल की राजनीति या नवाबों की राजनीति किस प्रकार चल रही थी उसका वर्णन करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या है, उसका उद्देश्य है, यानी अगर बात करें तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है इसका या उपयोगितावादी क्या है उनकी चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहेगा। अब हम एक सैम्पल पेपर की चर्चा करते हैं। अब हम एक आप सभी के सामने एक सैम्पल पेपर, अभी तक जितने थे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। अब मैं आप सबके सामने एक सैम्पल पेपर की चर्चा करूंगा, यानी जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जिस प्रकार देखिए दोस्तों उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के रिप्लाई देने, यानी 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चनों का क्या करना है, आपको जवाब देना है, यानी 5 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, उनका रिप्लाई देना है, यानी 5 क्वेश्चनों के उत्तर है। और पांचों के पांचों क्वेश्चन 500 वर्ड लिमिट रखी जाएगी। कितनी आएगी, 500 वर्ड लिमिट रखी रहेगी। और 500 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें तो 5 या 6 पेज में आपको कहीं न कहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20 नंबर के अकॉर्डिंग रहेगा, 20 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको सारा लिखना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम 4 या 5 पेज, यानी अगर मैं बोलूँ तो 5 से 6 पेज आपको लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन को। ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 में से आपको 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 8 में से आपको 5 क्वेश्चनों को रिप्लाई देना पड़ेगा, यानी 5 क्वेश्चनों का उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, सिंपल है। एक सिंपल भी पेपर मैं लेकर आया हूँ, देखो ऊपर लिखा हुआ BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950। और पहला जो हमारा सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर दिखाने का रीजन यही है ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक सैंपल लेकर के आया हूँ, इसको जरूर देखिएगा। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, यानी जो असहयोग आंदोलन होता है महात्मा गांधी की उसमें भूमिका क्या रही, तो चैप्टर नंबर 11वें से क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों देखिए राष्ट्रवादियों द्वारा की गई उपनिवेशिक आर्थिक आलोचना, यानी राष्ट्रवादी जो थे जो जिस प्रकार आर्थिक भारत पर उपनिवेशवाद था उसकी आलोचना उन्होंने किस प्रकार की है, तो भी आपको चैप्टर नंबर 8 में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से हमारा क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय पर बंगाल पर, यानी प्लासी और बक्सर जिस प्रकार अंग्रेज जीते हैं, प्लासी और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल पर उसका क्या प्रभाव पड़े, तो ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया। जो अगला हमारा क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, यानी जो मुगल साम्राज्य का पतन होता उसके उत्तरदायी कारण क्या है, मुगलों का साम्राज्य जो पूरा था वो क्यों ढह गया, उसका पतन क्यों हो गया, उसको भी कहीं कहीं आपको बताना है। चैप्टर नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में प्रमुख सुधारवादी आंदोलनों पर यानी 19वीं शताब्दी में जो सुधारवादी आंदोलन होते हैं उनकी चर्चा कीजिए और भी चैप्टर नंबर 9 से रहेगा, यानी 19वीं शताब्दी जो प्रमुख सुधारवादी आंदोलन थे।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, चर्चा की, यानी महलवाड़ी जो व्यवस्था थी क्या थी उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा और इनकी चर्चा, ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 में से देखने को। अगला जो हमारा क्वेश्चन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, विस्तार पूर्वक विवेचना, यानी 1857 की जो क्रांति होती है उसके क्या परिणाम निकले उसको कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा, उसको लिखना भी पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए 20 नंबर के रहेंगे और 20 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए अगर मैं चर्चा करूँ तो आपको मिनिमम 5 से 6 यानी 5 से 6 पेज में लिखना पड़ेगा और सभी के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें 4 लिखा रहेगा, जिसमें 4 बातें लिखी रहेंगी या 4 चीज़ें आपको लिखी रहेंगी, यानी उसमें लिखा रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर, यानी 4 जैसे इसमें लिखा हुआ है इनमें 2 से आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। यानी चाहे जैसे कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन क्या था उसके बारे में आपको लिखना 250 वर्ड में। देखो जब भी आपको 250 वर्ड में लिखना पड़ेगा तो आपको मिनिमम 3 पेज में लिखना, यानी आप इसके लिए लिखने के लिए 3 पेज का जरूरी, यानी आप जैसे कैबिनेट मिलेंगे तो इसको 3 पेज में लिखिए। इन चारों में से आपको किन्हीं 2 पर, जैसे कैबिनेट मिशन का वर्णन करना पड़ेगा, रोलर एक्ट क्या है, अगला हमारा है एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार क्या था, और संविधान सभा की भूमिका जो 1946 से लेकर 1949 तक बनी रही। इन चारों में से चाहे कैबिनेट मिशन हो, चाहे रोलर एक्ट हो, एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार है और संविधान सभा की भूमिका है, इन सारे क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस जो सैंपल मैंने आपको बता रखा है इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प हो सके। तो आप सभी हमारी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की मैं हेल्प कर सकूं। तो इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित हो और आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छे रहे। तो इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए। आज जो हमारा वीडियो था उसमें मैं आपको बता रहा था BHIC भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950 तक, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और हम एक सैम्पल पेपर की भी हमने चर्चा की। इन सारे क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए ताकि आप सभी लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और अधिक से अधिक नंबरों को गेन कर सकें और एग्जाम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को लेकर के आएँ। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।